Prachi Binara. I am consultant at the Gurgaon Center of Birla Fertility and IVF. Today, me and my counselor Deepa will enact the first OPD session. So, first OPD session is an image of the organization. It is very important for every consultant to be confident, to believe in the promises we make to the patient, and in the end, build up confidence in the patient to get treatment from this organization. Hi, I'm Dr. Prachi. So, what's your good name? Shivani, And what's your age? 27. Okay. How about your partner? His name is Hardeep Singh, Hardeep. Hardeep जी की एज क्या है? 27. 27. आप दोनों कहाँ रहते हैं? Maharambag, Saudi. Okay. And आप दोनों working हैं? हाँ जी. Okay. आप क्या करते हैं? So I'm working in an e-commerce company. Okay. And Hardeep जी? वो travel agency है. मैं आपसे कुछ questions पूछना चाहती हूँ. Is it okay if I ask you a few questions? And then finally I decide a treatment plan and I'll tell you how to go about it. आप लोगों की शादी कितने साल पहले हुई है? अभी 3 साल हुए थे. Okay. And क्या आप प्रेगनेंसी के लिए तब से ट्राई कर रहे हैं? स्टार्टिंग कुछ टाइम में हमने प्लान नहीं किया था और उसके फिर आफ्टर 6-7 मंथ हमने ट्राई किया. Okay. So तकरीबन 2.5 साल से हम प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं. हाँ जी. Okay. इस ड्यूरेशन में कभी भी प्रेगनेंसी ठहरी है? हाँ, 1 से 2 बार ठहरी थी बट कुछ मंथ्स बाद फिर बच्चा ठहरा नहीं, मिसकैरेज हो गया था. ओके. तो ये कौन से ईयर में हुआ था पहला मिसकैरेज? ये हुआ था 2020 में. 2020 में. और इसमें बच्चे की धड़कन आई थी? अल्ट्रासाउंड हुआ था कोई? नहीं, कुछ 1-2 वीक्स बाद ही मुझे पता चला था कि फिर से पीरियड साइकिल शुरू हो गया था. ओके. क्या सफाई करने की जरूरत पड़ी थी? नहीं. जो सेकंड मिसकैरेज हुआ था वो कितने टाइम बाद हुआ था? ये जो प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी उसके 2 से 3 हफ्ते बाद रेगुलर साइकिल फिर से शुरू हो गया था. ओके. सो जो सेकंड मिसकैरेज था वो 2020 में ही हुआ था? हाँ. और इसमें भी बिल्कुल सिमिलर वे में मिसकैरेज हुआ था या इसमें कोई विदिन 2 to 3 वीक्स ही अपने आप पीरियड्स आने लगे थे? हाँ जी. आपके वैसे साइकिल्स रेगुलर हैं? हफ्ते महीने आता है पीरियड? हाँ जी. ओके. फ्लो नॉर्मल है? बट थोड़ा सा कम है. ओके. कितने दिन तक रहता है फ्लो? ये रहता है 3 days मैक्स. 3 days. ओके. लास्ट पीरियड कब आया था आपको? लास्ट आया था ये अभी 1 वीक हुआ है. एक ही वीक हुआ है. ओके. आपकी कोई सर्जरी हुई है? नहीं, नॉट एज सच कोई सर्जरी. क्या आप किसी लंबी दवाई पे हैं जैसे थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर? नहीं, ऐसी कोई मेडिकेशन. वेरी गुड. परफेक्ट. एंड आपको कोविड की वैक्सीनेशन लग चुकी है? हाँ, हस्बैंड को भी? हाँ दोनों जी. डोज. परफेक्ट. एंड साथ रहने में, हस्बैंड के साथ रहने में कोई तकलीफ तो नहीं होती है? नहीं. आपके हस्बैंड को कोई लंबी दवाई तो नहीं चलती? नहीं, अभी कोई मेडिकेशन का नहीं है. ओके. एंड उनकी कोई सर्जरी या कोई इंजरी एट हिज प्राइवेट एरिया? नहीं, कभी नहीं. परफेक्ट. सो लास्ट 2.5 साल में जब से आप ट्राई कर रहे हो, when was the first time when you actually thought कि अब मुझे प्रेगनेंसी अटेन करने में प्रॉब्लम हो रही है and you decided to go to a gynecologist? सो लास्ट टाइम जब मिसकैरेज हुआ था तो तभी मैंने डिसाइड किया कि अभी 2 टाइम से ऐसा हुआ है तो अब मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए. ओके. तो उसके बाद हमारा क्या क्या रहा, कैसी जर्नी रही? आपके पास पेपर्स हैं उनके? नहीं, अभी कोई पेपर नहीं है. ओके. नो प्रॉब्लम. तो कोई IUI, IVF ऐसी कोई प्रोसीजर हुआ है आपके अभी साथ? कोई नहीं हुआ एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम जो मैं जानना चाहती हूँ प्रोसीजर के लिए. ओके. श्योर. मैं एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक बना रही हूँ. हम सब औरतों में 2 नलें होती हैं. ये नलें यूट्रस के साइड से निकलती हैं. नलों के नीचे 2 अंडेदानी या ओवरीज होती हैं और ये ओवरीज हमारे अंडों का रिजर्व होता है. तो जब हम औरतें पैदा हुई होती हैं
उस समय हमें एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स मिल जाते हैं जो हमारा एक फिक्स रिजर्व है। हर महीने हम इस रिजर्व में से अंडे यूज कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारा ये रिजर्व कम होता जा रहा है। जब हम ये अंडे सारे यूज कर लेते हैं तब ये रिजर्व 0 हो जाता है और हमें पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे दोनों अंडे दानियों में खूब सारे कच्चे अंडे होते हैं। ये सारे अंडे एक पानी के गुब्बारे में बंद होते हैं। इस पानी के गुब्बारे को मेडिकल लैंग्वेज में फॉलिकल बोलते हैं। ओके, सो किसी भी लेडी के पीरियड के सेकंड डे से हमारी दोनों अंडे दानियों में से कोई भी एक अंडा सेलेक्ट होता है और ग्रो करने लगता है, मतलब मैच्योर होने लगता है। ओके, तो ये फॉलिकल बड़ा हो गया, ग्रो करने लगा। अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है जैसा आपने मुझे बताया, तो पीरियड के 13वें से 14वें दिन पे ये फॉलिकल या पानी का गुब्बारा मैच्योर हो जाता है और फिर ये फट जाता है और अपने अंदर का मैच्योर अंडा बाहर निकाल देता है। ठीक है। अब अगर आप इमेजिन करो कि मैं यूट्रस हूँ और ये दो मेरी ट्यूब्स हैं, जैसे ही मेरी अंडेदानी से मैच्योर अंडा बाहर निकला, मेरी ट्यूब ने लपक के उस अंडे को अपने अंदर खींच लिया। तो अब ये अंडा यहाँ आ गया। रिलीज होने के बाद इस अंडे की लाइफ कुछ 24 घंटे के बराबर होती है ट्यूब में। एग्जैक्टली। जब ये ओव्यूलेशन होता है और अगर आप अपने पार्टनर के साथ रहते हैं तो स्पर्म्स वजाइना में डिपॉजिट होते हैं। यहाँ से ये ऊपर स्विम करते हैं, बच्चेदानी से होते हुए ट्यूब तक जाते हैं। ट्यूब में अंडे को पेनिट्रेट करके बेबी की स्टार्टिंग ट्यूब में होती है। फिर ये बेबी कुछ टाइम बाद लुढ़क के बच्चेदानी में या यूट्रस में आ जाता है और हमें 9 महीने पीरियड नहीं आता। ठीक है। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई किसी भी रीजन से, ट्यूब ब्लॉक्ड है, टाइम पे इंटरकोर्स नहीं हुआ या सीमन प्रॉब्लम है, तो ये अंडा 24 घंटे के बाद यहीं पे खत्म हो जाता है और 14 दिन के बाद ये जो बच्चेदानी की लाइनिंग है या एंडोमेट्रियम है, ये झड़ जाती है और लेडी को पीरियड आ जाता है। ओके, तो प्रेगनेंसी के लिए 4 मोटी मोटी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 एग, नंबर 2 ट्यूब्स, नंबर 3 यूट्रस एंड नंबर 4 स्पर्म्स। ठीक है। सो जो हमारा अभी ट्यूब टेस्ट आपने मुझे दिखाया वो कैसे करता है, एक बार मैं शॉर्ट में वो भी समझाती हूँ। ठीक है। बच्चेदानी के मुंह पे एक पतली सी ट्यूब के जरिए डाई डालते हैं। ये डाई एक्सरे पे कैच हो जाती है। तो ये डाई डाली, ये डाई सबसे पहले बच्चेदानी के अंदर गई, वहां से होते हुए ट्यूब्स में गई। अगर ये ट्यूब खुली है तो वो यहाँ पे फैल जाएगी, अगर ये ट्यूब खुली है तो यहाँ पे फैल जाएगी। अगर दोनों ट्यूबें खुली हैं तो शरीर के दोनों भागों में वो डाई फैल जाती है और एक्सरे पे हम उस डाई की इमेज निकाल लेते हैं। जो आपने मुझे अपनी HSG की रिपोर्ट बताई, उस रिपोर्ट में जो डाई का फ्लो है वो आधे ट्यूब तक आके बंद हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारी ट्यूब में ब्लॉकेज है। ठीक है। आधे ट्यूब में आके बंद हो रहा है, मतलब पार्शियली ब्लॉक्ड है। हाँ, पार्शियली ब्लॉक्ड हम तब बोलते हैं जब थोड़ा थोड़ा स्पिल आ रहा है। स्पिल मतलब बाहर निकल रहा है डाई, पर क्योंकि आधी ट्यूब दिख रही है, आधी ट्यूब दिखती ही नहीं है, मतलब कोई ट्यूब में ब्लॉक है जो हमारी डाई को आगे फ्लो करने नहीं दे रहा है। ठीक है। तो जैसे मैंने समझाया, ट्यूब एक बहुत एसेंशियल एरिया है, बिकॉज ट्यूब वो जगह है जहाँ पे अंडा और स्पर्म मिलते हैं। अगर ये जगह ठीक नहीं है तो नेचुरल कंसीव करना बहुत मुश्किल है ना। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या तरीके होते हैं कंसीव करने के और हमें किस तरफ जाना चाहिए। ठीक है। सो एक तो नेचुरल ट्रायंगल जो मैंने आपको अभी समझाया। सेकंड है IUI। IUI में हम क्या करते हैं, IUI में जिस टाइम लेडी ओवुलेट कर रही है, पार्टनर का सीमन सैंपल लेके उसको लैब में वॉश करते हैं। वॉश करने का मतलब है उससे इम्प्योरिटीज हटाना, पस सेल्स हटाना, डेड स्पर्म्स हटाना। ठीक है। और फिर उस वॉश किए हुए सैंपल को बच्चेदानी के अंदर, बच्चेदानी के ऊपर वाले पार्ट तक डाल देते हैं पतली सी ट्यूब के जरिए।
ओके। पर जैसा आप समझ रहे हैं इस प्रोसीजर में भी मुझे ट्यूब्स की रिक्वायरमेंट है ना, क्योंकि ट्यूब ही वो जगह है जहाँ ये स्पर्म्स और एग मिलेंगे, जी। है ना। पर अगर हमारी ट्यूब्स ही ब्लॉक्ड हैं तो वी आर नॉट अ कैंडिडेट ऑफ IVF, देन वी बिकम अ कैंडिडेट ऑफ अ प्रोसीजर कॉल्ड IVF, है ना। IVF को हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। ठीक है, इतने प्रोसीजर में आपको कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं है। आप IVF के बारे में अभी थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल। सो IVF की स्टार्टिंग लेडी के पीरियड के सेकेंड डे से होती है। इसमें हम आपको रफली 10 डेज के इंजेक्शंस लगाते हैं। ये इंजेक्शन हार्मोन के इंजेक्शन है। नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया हमारे अंदर एक या कभी कभी मैक्सिमम 2 अंडे बनते हैं, बट IVF में हम चाहते हैं कि आपके शरीर में जितनी सेफ लिमिट है उसमें ज़्यादा अंडे बन जाएं। तो उसके लिए ही आपको ये हार्मोन के इंजेक्शन हम लगा रहे हैं। हार्मोन के इंजेक्शन लगाने से हमारी दोनों ओवरी में अंडे बनना शुरू हो जाता है। ओके, ठीक है। ये जो इंजेक्शन है डेली एक इंजेक्शन लगेगा? हाँ, तो शुरुआती दिनों में रफली शुरू के 4 या 5 दिन तक एक लगता है और उसके बाद 2 इंजेक्शन लगते हैं। इनका टोटल ड्यूरेशन ऑन एन एवरेज 10 डेज है। कभी कभी कुछ लेडीज में हमें 2-3 इंजेक्शन ज़्यादा भी देने पड़ते हैं, कभी कभी एक आध इंजेक्शन कम भी हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज 10 डेज के इंजेक्शन लगते हैं। इंजेक्शंस का पर्पस है कि हमारी अंडेदानी में या ओवरी में ज़्यादा अंडे बनने लगे। ओके, जब ये सारे अंडे मिच्योर हो जाते हैं, मतलब ये सारे फॉलिकल्स 20 मिलीमीटर के आसपास पहुंच जाते हैं, तब लेडी को बेहोश करके नीचे के रास्ते से, इट डजंट इन्वॉल्व एनी कट ऑन योर टमी, इट इज डन थ्रू द वजाइना। थ्रू द वजाइना वी पुट अ वेरी थिन needle, we go to the right ovary, retrieve eggs from the right ovary, we go to the left ovary and retrieve eggs from the left ovary. ओके, ये प्रोसीजर मुश्किल से 15-20 मिनट का प्रोसीजर होता है, बट यू विल बी रिक्वेस्टेड टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 hours. ओके, हम आपको तब डिस्चार्ज करते हैं जब व्हेन वी फील दैट यू आर अप अबाउट ईटिंग, पास्ट यूरिन एंड यू आर एबल टू रिटर्न बैक होम। ओके, तो जिस दिन आपके अंडे निकलते हैं उसी दिन 1 2 3 go. जिस दिन हमने एग्स रिट्रीव करे, एट द सेम टाइम वी टेक पार्टनर semen sample, wash the sample and combine every mature egg with the sperm. Okay? फिर इस रिजल्टेंट को हम एम्ब्रियो बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। इस एम्ब्रियो को हमने लैब में ग्रो किया फॉर 3 to maximum 5 days and then we transfer that embryo in a very thin tube inside your uterine cavity. ये जो ट्रांसफर वाला प्रोसेस है ये विदाउट एनेस्थीसिया होता है एंड रफली आपको हॉस्पिटल में स्टे करना होगा 1.5 से 2 घंटे। और इसमें कोई पेनफुल तो कुछ नहीं होता, बिकॉज इसमें बिना एनेस्थीसिया भी होगा। सो दिस इज अ लिटिल अनकंफर्टेबल बट नॉट अ पेनफुल प्रोसेस। और आपने तो HSG करा लिया, ये HSG का 1/10 भी नहीं है। ठीक है। ओके, आपको अभी तक इस प्रोसीजर में कोई और डाउट? नहीं, अभी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी वी शुड गो अहेड फॉर एन IVF साइकिल। I would like to do certain investigations and then prepare you for an IVF cycle. So इस पूरे प्रोसीजर में आपको कोई डाउट है? हाँ जी, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। सो Please बेसिकली बताइए। जब IVF हम करते हैं, इसके अलावा कोई और भी नेचुरल वे या कुछ ऑप्शन है जिससे हम ट्यूब्स को भी ओपन कर सकते हैं? सो ट्यूब में ब्लॉकेज है, ये आप समझते हैं। इस ब्लॉकेज को खोलने के लिए एक मेजर ऑपरेशन करना पड़ता है जिसमें हम आपके ट्यूब को कट करते हैं और जो बाकी के 2 एंड्स हैं ब्लॉकेज हटाने के बाद उनको जोड़ते हैं। ओके, ठीक है। पर जो हमारी ट्यूब्स होती है ना वो बहुत ही बारीक स्ट्रक्चर है, मतलब वो करीब 2 मिलीमीटर है डायमीटर में, इतने बारीक स्ट्रक्चर है। तो इतने बारीक स्ट्रक्चर पे ऑपरेशन करने का सक्सेस बहुत कम है, और अगर ऑपरेशन भी ठीक से हो जाए
उसके बाद नेचुरल प्रेगनेंसी आने का सक्सेस उससे भी कम है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि इंस्टेड ऑफ गोइंग अहेड फॉर अ मेजर ऑपरेशन, IVF इज अ मच स्मॉलर प्रोसीजर विद अ हायर सक्सेस रेट. सो आई वुड एडवाइज यू रादर देन, और ये भी हो सकता है कि अगर हमने ट्यूब खोलने वाली सर्जरी कराई उसके बाद भी अगर हम कंसीव नहीं करते तो फाइनली हमें IVF पे ही जाना पड़ेगा. सो IVF का कितना सक्सेस रेट है, कितने चांसेस ऑफ? बिल्कुल. सो IVF का सक्सेस रेट मेनली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. नंबर 1, आपका AMH. AMH क्या चीज़ है? AMH एक हार्मोन है जो किसी भी औरत का ओवेरियन रिजर्व बताता है ना. सो ये डिपेंडेंट है दो चीज़ों पे, एक AMH पे और एक स्पेसिफिकली लेडी की एज पे. क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे हम लेडीज़ की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे अंडों का रिजर्व और उनकी क्वालिटी गिरती जाती है. तो इसीलिए IVF का सक्सेस हमारी एज पे और हमारे अंडों की मात्रा पे डिपेंड करता है. ठीक है. अच्छे सेंटर्स पे लाइक बिरला फर्टिलिटी, इसका सक्सेस रेट जनरली 50 to 60% के बीच में वैरी करता है. एंड ऑफ कोर्स आई मस्ट से दैट यू आर अ यंग एज वुमन, 27 years. सो हमारे केस में सक्सेस काफ़ी अच्छा है. इट कैन गो इवन अप टू 65%. एंड एक बार मैं आपका अल्ट्रासाउंड कर लूँगी और एक AMH टेस्ट अगर आ जाएगा तो और आई विल बी कॉन्फिडेंट टू टेल यू व्हाट इज आवर सक्सेस रेट. ओके. एंड इसके अलावा कोई बेड रेस्ट भी है? जैसे हम वर्किंग वुमेन, तो मुझे कितने टाइम की छुट्टी लेनी होगी, उसके बाद का क्या प्रोसेस रहेगा? राइट. सो आपको प्लीज़ छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है. आई अंडरस्टैंड यू आर वर्किंग एंड आई वुड वांट कि आप अपना काम कंटिन्यू करिए सो दैट आपको इस प्रोसीजर पर से का स्ट्रेस नहीं आएगा. ओके. जो ये इंजेक्शंस हैं, अल्ट्रासाउंड है, ये हम आपके वर्क टाइमिंग के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे. राइट. सो इंजेक्शंस के लिए मुझे हल्दी लाने की ज़रूरत है या? यस. सो आइडियली वी वुड प्रेफर कि आप यहाँ आ जाओ क्योंकि वी हैव स्पेसिफिक कोल्ड स्टोरेज एरिया वेयर वी स्टोर द इंजेक्शंस. These injections are temperature specific. Okay. So we would prefer you to come to our center. But अगर आपको लगता है आप डेली यहाँ नहीं आ पाएंगे, then we can even teach you to take the injections yourself. And आपको बस ये ध्यान रखना है कि इन injections का टेम्परेचर घर के फ्रिज में मेंटेन रहे. Okay. आपने क्वेश्चन किया था मुझे बेड रेस्ट. हाँ जी. तो ये प्रोसीजर आपको एक दिन का लीव लेने की ज़रूरत है जिस दिन हम अंडे बाहर निकाल रहे हैं और एक दिन जिस दिन हम एम्ब्रियोज को अंदर डाल रहे हैं, इम्प्लांट कर रहे हैं, उस दिन 2 दिन आपको फॉर श्योर लीव लेना होगा. ठीक है. एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आई वुड एडवाइज यू टू टेक इट ईजी. मतलब ऐसा नहीं है कि हमें बेड रेस्ट ही करना है. पर आप शुरू के 1-2 दिन हाफ डे कर सकते हैं. शुरू में अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो इट विल बी वेरी गुड. फिर यू कैन कंटिन्यू योर नॉर्मल रूटीन. सो बेड रेस्ट पर से इज नॉट रिक्वायर्ड. एंड बाकी और क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, किस चीज़ कोई प्रिकॉशन? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. सो फॉर प्रिपरेशन ऑफ IVF आई वुड एडवाइज दैट वी हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल. खूब सारी हरी सब्जियां, फल, special concentration on things which are high in antioxidants like dry fruits, walnut, lettuce, tomato, आंवला. कोई भी किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी रफली 30 to 40 मिनट्स डेली. वॉकिंग हो सकता है, ब्रिस्क वॉकिंग, बैडमिंटन, योगा, घर में कुछ भी एक फॉर्म ऑफ एक्टिविटी हमें कंटिन्यू करना है. दिस इज ट्रू फॉर योर सेल्फ एंड योर हस्बैंड एज वेल. ओके. अल्कोहल स्मोकिंग नहीं. एंड मेंटल स्ट्रेस का लेवल कम रखने की कोशिश करनी है हमें. ठीक है. ओके. डॉक्टर, आपने जो पूरा IVF का प्रोसेस मुझे बताया, हाँ मुझे समझ आ गया पूरा, बट मेरे कुछ डाउट्स हैं. जैसे पूरा ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है तो इसमें आगे बेबी में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं होगी? बेबी हेल्दी होगा या नहीं? श्योर शिवानी. तो IVF के सक्सेस के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव कॉन्फिडेंस इन दिस प्रोसीजर. ओके. आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि इसमें हम आपके शरीर से अंडे बाहर निकाल के स्पर्म्स लेके लैब में सारा प्रोसेस करते हैं. पर ये जो तकनीक है ना शिवानी, ये काफ़ी सालों से चल रही है. ओके.
जो IVF से बच्चे पैदा हुए हैं उन बच्चों पे भी काफ़ी रिसर्च की गई है अभी तक, और ये पाया गया है कि IVF, IUI या नेचुरल कंसेप्शन में कोई अंतर नहीं है। ओके। ठीक है, जो बच्चे पैदा होते हैं वो बिल्कुल सेम है फ्रॉम IVF, फ्रॉम IUI और नेचुरल कंसेप्शन। abnormalities होने का percentage is dependent on the age of the lady and any past history of both the partners. Okay, it doesn't depend upon the method of conception. आपने किस तरीके से वो प्रेगनेंसी अचीव करी है उस पे डिपेंडेंट नहीं है, rather abnormalities होने की chance is dependent on our personal history and our age. Okay? ओके। एंड व्हाट आर द चांसेस फॉर नेचुरल डिलीवरी? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी बीच में? जी, तो IVF के बाद शिवानी हम आपको कुछ मेडिकेशंस पे रखेंगे। ये सारी मेडिकेशंस भी शुरुआती 3 महीने के लिए होती हैं। एंड वंस यू अचीव अ प्रेगनेंसी आफ्टर 3 months यू विल बी लाइक एनी अदर प्रेगनेंसी। ओके, तो ऐसा नहीं है कि IVF हुआ है या IUI से प्रेगनेंसी आई है तो 100% सिजेरियन होगा, कॉम्प्लिकेशंस होंगे, बेड रेस्ट करना पड़ेगा। नो, दैट्स एन एब्सोल्यूट मिथ। After 3 months of conception, you will be like any other naturally conceived pregnancy. Okay? सो आई हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स एंड आई एम प्लानिंग कि हाँ मैं अब शुरू करा सकती हूँ। सो इसके चार्जेस वगैरह का आप मुझे थोड़ा बता दीजिए। Okay. सनी, बिरला फर्टिलिटी में IVF के 3 तरह के पैकेज हैं। एक है सिंगल साइकिल, एक है डबल साइकिल और एक है 3 साइकिल पैकेज। जो हमारा सिंगल साइकिल पैकेज है उसमें ब्लास्टोसिस्ट और थॉइंग इंक्लूडेड नहीं है। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? जब हम एम्ब्रियो को लैब में मैक्सिमम 5 days तक ले जाते हैं तो उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। जो ये ब्लास्टोसिस्ट होता है ये इस एम्ब्रियो ने अपना पोटेंशियल लैब में 5 दिन तक प्रूव किया हुआ है। So the pregnancy giving capability or potential of the blastocyst is higher. Okay? तो अगर हम ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर करते हैं तो हमारे 1 लाख के ऊपर 15,000 और एक्स्ट्रा चार्ज होता है। एंड कभी कभी जिस साइकिल में हमने एग्स रिट्रीव किए हैं उस साइकिल में हम ट्रांसफर नहीं कर पाते क्योंकि आपका लाइनिंग या एंडोमेट्रियम कभी कभी अफेक्ट हो जाता है या कुछ ऐसे मेडिकल रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हम सेम साइकिल में ट्रांसफर नहीं कर सकते। देन वी फ्रीज दोज एम्ब्रियोज एंड ट्रांसफर इन द नेक्स्ट साइकिल। तो अगर हम ब्लास्टोसिस्ट और थॉइंग को भी इंक्लूड करते हैं इसमें तो ये पैकेज 1.30 का पड़ता है। ओके, ठीक है। इस पैकेज में बाकी सब चीजें इंक्लूडेड हैं, लाइक जो हार्मोन इंजेक्शंस हम आपको दे रहे हैं, दैट्स द मोस्ट कॉस्टली पार्ट ऑफ द IVF साइकिल, those are included in the package. The procedure of egg retrieval is included. The embryology charges मतलब लैब में स्पर्म और एग को कंबाइन करना और एम्ब्रियो को ग्रो करना, whatever is required is included in the package. जिस दिन हम एग रिट्रीवल कर रहे हैं उस दिन का एनेस्थीसिया चार्ज, डे केयर चार्ज, everything is included in the package till embryo transfer. So this package can be maximum up to 1.30 in case we decide to go for blastocyst and thawing also. Okay. For you, I would feel that since you are a young lady and आपकी AMH जो egg reserve है वो भी बहुत अच्छा है, I would prefer taking the embryo still blastocyst stage. So for you, I feel the second cycle package is very reasonable. The second cycle package is 1.75 and जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई 1 cycle में वो सब second cycle में भी included है। Moreover, इसमें blastocyst, thawing और 2 बार के transfers भी included है। Okay. And with all this, 6 months of freezing is also included in the second cycle. So I feel we should go ahead with the second cycle. जो भी आपने मुझे बताया IVF का, आई एग्री ऑन दिस, बट इट इज़ बिट एक्सपेंसिव फॉर मी। इसमें आप कुछ थोड़ी सी हेल्प कर पाओ? सो शिवानी, जो हमारा 2 साइकिल पैकेज है उसमें 2 ट्रांसफर तक मैक्सिमम चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ओके, आपको सारा फाइनेंस एक बार में पे नहीं करना है।
This is divided into 3 bits. Like today, if you decide to go ahead, I would like you to do the formalities. So you pay part of the money, roughly around 20,000 today. देन बाकी का जो आपको अमाउंट देना है ना, वो भी जिस दिन आपका पिकअप शुरू होगा उस दिन कुछ सम देना होगा, जिस दिन हम एग रिट्रीवल करेंगे उस दिन फाइनल अमाउंट देना होगा. तो आपके पास काफ़ी टाइम है ये पे करने के लिए. अगर आपको फिर भी लगता है कि इट विल बी डिफिकल्ट, वी कैन हेल्प यू टू गो थ्रू EMI फॉर द पेमेंट ऑफ द IVF साइकिल. तो अभी मैं आपको अपनी काउंसलर से मिलवाऊंगी. शी इज़ दीपा. Deepa will explain you each and every way how we can pay the cycle in parts and through EMI. थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया. बट इतने सारे IVF सेंटर में कैसे चूज़ करूँ? Okay, so why choose Birla Fertility? Right? तो शिवानी, कहाँ आपको IVF कराना है, ये बेसिकली 2 तरीके से डिसाइड किया जाता है. IVF का बहुत मेजर पार्ट है एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी मतलब जहाँ एग्स और स्पर्म को कंबाइन किया जा रहा है और किस एनवायरनमेंट में उस एम्ब्रियो को ग्रो किया जा रहा है. तो सक्सेस बहुत मेजरली एम्ब्रियोलॉजी लैब और एम्ब्रियोलॉजिस्ट पे भी डिपेंड करती है. सो शिवानी, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू शुड बी कंफर्टेबल एट द सेंटर. You should have confidence with the center in which you undergo an IVF cycle, and the lab facilities, the technology available in the lab should be world class. So this I can vouch for Birla Fertility and IVF, that we have world class facility. We have best embryologist. Our doctors have experience of over 15,000 cycles. The success rate is at par with the other centers, international centers of India and abroad. And we promise to follow what we actually tell you. अगर finances में हमने आपको कुछ भी explain किया है, we will follow everything. You will get everything written on a piece of paper with Birla Fertility stamp. So you can have confidence in us and go ahead. Okay, sure. ठीक है. So I'm planning to have this treatment from my coming cycle. Sure. ठीक है. तो शिवानी, एक काम करती हूँ, मैं आपका एक अल्ट्रासाउंड कर लेती हूँ. Then I'll introduce you to Deepa. Deepa will explain the packages again in detail. We do the booking formalities today, and I write certain pre-medications for you and plan you for the next cycle. Okay. Okay. All right. So I feel that the information provided in this video helps you to frame a journey of the first OPD consultation at Birla Fertility and IVF. Thank you.